तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास चर्चा। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और गहरी किताब का, मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने। चलिए सीधे चलते हैं अध्याय 1 पर, जिसका शीर्षक है पहचान की खोज। रोलो में अपनी किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि आज का जो आधुनिक इंसान है ना, वो अक्सर अपने अंदर एक खोखलापन, एक अलगाव महसूस करता है। उसे अपनी असली पहचान को लेकर एक अजीब सी अनिश्चितता घिरे रहती है। इसे वो पहचान का संकट कहते हैं। आप सोचिए, इसकी जड़ें कहाँ हैं? असल में हमारे ऊपर समाज के हिसाब से चलने का जो भारी दबाव है, उसमें हमारी असली पहचान कहीं खो जाती है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बाहरी सफलता को ही सब कुछ माना जाता है ना, और इसी चक्कर में लोग अक्सर अपने अंदर की आवाज को ही दबा देते हैं। नतीजा, एक गहरा खालीपन। रोलो में यहां बहुत जोर देकर कहते हैं कि अपनी पहचान की खोज करना ये कोई शौक या विलासिता नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल एक मशीन की तरह और पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। अब वो हम सबके सामने एक ऐसा सवाल रखते हैं जो थोड़ा असहज तो करता है, लेकिन हमारी सोच की पूरी दिशा बदल देता है। जरा आप भी सोचिए, क्या हम वाकई अपना जीवन जी रहे हैं, या फिर हम सिर्फ दूसरों के द्वारा दी गई भूमिकाएं, या कह लीजिए बस दूसरों के दिए हुए रोल्स निभा रहे हैं? और यहीं से हम पहुंचते हैं अध्याय 2 पर, अस्तित्वगत दुविधा। यहाँ रोलो में हमें मानवीय स्थिति को समझाने के लिए अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का ढांचा देते हैं। वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं कि हमारा अस्तित्व ही अपने आप में एक दुविधा है। देखिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी, जो अपने साथ थोड़ी चिंता जरूर लाती है, और दूसरा रास्ता है अनुरूपता यानी भेड़चाल में चलना। ये रास्ता हमें आराम तो बहुत देता है, लेकिन अंत में ये हमें अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। हमें हमेशा इन्हीं दोनों के बीच चुनाव करना होता है। वो इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं कि हम अपने अस्तित्वगत जिम्मेदारी से कैसे भागते हैं। इसके लिए हम अक्सर उपभोक्तावाद, सतही रिश्तों या फिर सत्ता के प्रति अंधी आज्ञाकारिता जैसे भटकावों का सहारा लेते हैं। मी का तर्क है कि असली चुनौती तो इस अस्तित्व के तनाव को अपनाना है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि चिंता हमारे जीवित रहने का ही एक हिस्सा है। इससे डरने के बजाय क्यों ना इसे विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। मीड लिखते हैं कि स्वतंत्रता जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही डरावनी भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का भारी बोझ भी आता है। हमें ऐसे चुनाव करने पड़ते हैं जो हमारी असली पहचान तय करते हैं। अक्सर होता क्या है कि कई लोग इस जिम्मेदारी से बचने के लिए सामाजिक मानदंडों, संस्थाओं या किसी करिश्माई नेता के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस तरह के बचाव से हम अपनी खुद की पहचान खो बैठते हैं। मैं जोर देकर कहते हैं कि असली जीवन जीने के लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। आपको अपने किए गए चुनावों की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही उनके परिणाम अनिश्चित क्यों ना हो। वो स्वतंत्रता को मनमानी करने की छूट नहीं मानते, बल्कि इसे एक जानबूझकर और सार्थक जीवन जीने के शानदार अवसर के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, जिसका शीर्षक है चिंता की भूमिका। आमतौर पर हम चिंता या एंग्जाइटी को एक बहुत ही नकारात्मक चीज मानते हैं, है ना? लेकिन रोलो में इस आम धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वो चिंता को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं, रचनात्मक चिंता और विनाशकारी चिंता। इसे ऐसे समझिए, जो रचनात्मक चिंता है वो आपको आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं दूसरी ओर विनाशकारी चिंता आपको पूरी तरह पंगु बना देती है और निराशा के गहरे अंधेरे में धकेल देती है। मेरा मानना है कि जब हमारे पास स्वतंत्रता और चुनाव करने का अधिकार होता है, तो चिंता उसका एक स्वाभाविक परिणाम है। बल्कि ये तो इस बात का सीधा संकेत है कि हम जिंदा हैं और जीवन की संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो चिंता को दबाने के बजाय मैं हमें उसका डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि इसे गहरी आत्म जागरूकता के एक गाइड के रूप में देखिए। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो चिंता कोई रुकावट नहीं लगेगी, बल्कि आपकी असली प्रामाणिकता तक पहुंचने का दरवाजा बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 5 की, प्रेम और आत्मीयता। रोलो में के अनुसार प्रेम हमारे मानव अस्तित्व का बिल्कुल केंद्र है। वो आज के आधुनिक रिश्तों के सतहीपन की कड़ी आलोचना करते हैं, जहां लोग अक्सर सच्चे जुड़ाव के बजाय अपनी सुविधा या सोशल स्टेटस को ज्यादा अहमियत देते हैं।
उनका तर्क है कि अगर आपको सच्ची आत्मीयता चाहिए तो आपके अंदर संवेदनशीलता और परिपक्वता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, दूसरे व्यक्ति को एक अद्वितीय इंसान के रूप में देखने की इच्छा होनी चाहिए, न कि महज एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु के रूप में। देखिए, प्रेम किसी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे के विकास के बारे में है। मैं इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सच्चा प्रेम तभी पनप सकता है जब व्यक्ति खुद को अच्छे से पहचान ले। अगर आप में आत्मजागरूकता नहीं है तो रिश्ते या तो बहुत उथले रह जाएंगे या फिर एक दूसरे पर निर्भरता का जोखिम बन जाएंगे। अब आते हैं अध्याय 6 पर, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ रचनात्मकता को हमारी प्रामाणिकता व्यक्त करने का एक बेहद अहम तरीका बताया गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कला या आर्ट से है, लेकिन मैं इसे इससे कहीं आगे ले जाते हैं। उनका सुझाव है कि आत्म अभिव्यक्ति का कोई भी सच्चा काम, चाहे वो आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या फिर आपका दैनिक जीवन, कुछ भी रचनात्मक हो सकता है। असल में रचनात्मकता आपके अंदर की दुनिया को बाहर के समाज से जोड़ती है, जिससे आपकी अपनी एक अनोखी पहचान उभर कर सामने आती है। अगर आप इसे दबाएंगे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में एक नई ऊर्जा और अर्थ भर जाएगा। इसीलिए मैं हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम एक प्रामाणिक जीवन जी सकें और समाज की घिसी पिटी रूढ़ियों का खुलकर विरोध कर सकें। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 7 पर, होने का साहस। यह अध्याय अस्तित्वगत साहस पर एक बहुत ही गहरा चिंतन प्रस्तुत करता है। मेरा तर्क है कि साहस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर डर ही ना हो, बल्कि साहस तो वो है जब आप डर के बावजूद पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम करने का फैसला लेते हैं। अस्तित्व के नजरिए से होने या एग्जिस्ट करने का सीधा सा अर्थ है अनिश्चितता को अपनाना, अपनी चिंताओं को स्वीकार करना और दूसरों की अंधी नकल करने के लालच से खुद को बचाना। साहस का मतलब है बिना किसी झूठी सुरक्षा के निराशा, अकेलेपन और यहां तक कि मृत्यु का भी डटकर सामना करना। में अन्य अस्तित्ववादी विचारकों का हवाला देते हुए कहते हैं कि जीवन का अर्थ हमें कहीं से बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि ये तो हमारे साहसी विकल्पों के जरिए खुद बनाया जाता है। सही मायने में देखा जाए तो ये अध्याय इस किताब का इमोशनल क्लाइमैक्स है, जो हम पाठकों को बिल्कुल निडरता और प्रामाणिकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। और अब हम आते हैं अंतिम अध्याय 8 पर, उद्देश्यपूर्ण जीवन। इस अंतिम अध्याय में रोलो में उन सभी विषयों को एक साथ पिरोते हैं जिनकी हमने अब तक बात की: पहचान, स्वतंत्रता, चिंता, प्रेम, रचनात्मकता और साहस। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बाहरी उपलब्धियों या दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने असली स्वरूप के साथ एक सामंजस्य बिठाने के बारे में है। जीवन में उद्देश्य तब पैदा होता है जब हम अपनी आज़ादी को अपनाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाते हैं। ये उद्देश्य हमें आत्म जागरूकता के जरिए मिलता है और हमारे साहसिक कामों के जरिए जिया जाता है। मैं अपनी बात इस जोरदार आह्वान के साथ खत्म करते हैं कि हमें पूरे होश में जीना चाहिए, अंधी नकल करने का विरोध करना चाहिए और अपने सच्चे अस्तित्व की परिपूर्णता को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। अंतिम विचार के रूप में अगर कहें तो मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गाइड नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा दार्शनिक घोषणापत्र है। रॉलो में हम सभी को एक खुली चुनौती देते हैं कि हम इस आधुनिक जीवन के खालीपन का बहादुरी से सामना करें। वो कहते हैं कि चिंता को बोझ मत मानिए, बल्कि इसे अपने जीवित होने का प्रतीक मानकर स्वीकार कीजिए। प्यार, रचनात्मकता और साहस के जरिए एक प्रामाणिक जीवन जिएं। उनकी ये बातें पूरी तरह से टाइमलेस हैं। ये हर उस इंसान के लिए एक मार्गदर्शक हैं जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपनी पहचान, अर्थ और उद्देश्य तलाश रहा है। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमें प्रामाणिकता के बजाय सिर्फ अनुरूपता या देखा देखी करने के लिए ही प्रोत्साहित करती है। तो क्या आप अपनी असली पहचान खोजने के लिए तैयार हैं?